चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं झीलों की नगरी उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के नव संकल्प चिंतन शिविर की। तो कांग्रेस के चिंतन शिविर का आगाज हो चुका है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत 450 से ज्यादा कांग्रेस के दिग्गज जुटे हुए हैं। उदयपुर पहुंचने पर सोनिया, राहुल और प्रियंका का कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद नवसंकल्प शिविर का आगाज हुआ। उद्घाटन समारोह में सोनिया गांधी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने संबोधित किया और जमकर बीजेपी और केंद्र सरकार पर प्रहार किए। सोनिया गांधी ने कहा कि देश को धार्मिक आधार पर बांटने की कोशिश हो रही है। जवाहरलाल नेहरू सहित हमारे नेताओं के नाम को खराब किया जा रहा है। महात्मा गांधी के हत्यारों के गुणगान किए जा रहे हैं। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है और लगातार विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। नव संकल्प शिविर में आज क्या कुछ खास रहा, इसी को लेकर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी और ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, देखिए, कोशिश और कवायद कांग्रेस पार्टी की यही है कि पुनः उत्थान हो, तो वहीं दूसरी ओर मजबूती के साथ कामकाज किया जाए। पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो बातचीत की जा रही है, जो संकल्प लिया जा रहा है, क्या वो धरातल पर उतर पाएगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी का इतिहास अपने आप में ये जताता है कि वर्तमान में कांग्रेस पार्टी को बहुत ही गहरे चिंतन और मनन की ज़रूरत है। इतिहास तो ये था, ये झंडा आप देख सकते हैं, जो चरखा था एक ज़माने में झंडे का सिंबल, और आज हाथ बन गया। चरखे से हाथ के सफ़र तक 70 सालों के राज में कांग्रेस पार्टी ने हमेशा चढ़ाव देखा। ये पहला अवसर है जब चिंतन शिविर जब हो रहा है और कांग्रेस संक्रमण काल से गुजर रही है, संकट काल से गुजर रही है। पूरे देश भर में केवल 2 बड़े राज्य हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़, जहां कांग्रेस की खुद के दम पर सरकार है। महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार है। तो ऐसे में जब हालात इस तरह विकट हो जाएं और साख जब गिरती जाए, तो ऐसे गहराई से चिंतन की आवश्यकता है। और वही चिंतन इस वक्त उदयपुर के ताज अरावली पैलेस में चल रहा है। मकसद एक है, और जो मकसद आज सुबह अजय माकन ने ब्रीफ किया, और सोनिया गांधी ने बहुत ही तरीके से वो तमाम बातें कही जो बहुत लंबे समय से वो कांग्रेस को रीड कर रही हैं, देख रही हैं। और सोनिया गांधी एकमात्र कांग्रेस की ऐसी निर्विवाद नेता जिनकी एक छत्र उनके नीचे सब कांग्रेस के कार्यकर्ता, बड़ा हो या छोटा हो, अनुभवी हो या गैर अनुभवी, सब एक साथ एक जाजम पर रहते हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि अब ज़रूरत है कि नए सिरे से आगे बढ़ने की, आपस के तमाम जो मन की बातें हैं वो चिंतन शिविर में कहने की, खुलकर कहने की आवश्यकता है। लेकिन ज़रूरत है आगे बढ़ने की, एकता की दिखाने की और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की। ये आसान काम नहीं है। बैठकों का दौर लगातार जारी है। लगातार हमारे पास जो खबर आ रही है उसमें यही है कि संगठन की जो बैठक है, जिसमें अशोक गहलोत भी शामिल है, मुख्यमंत्री राजस्थान, वो बैठक है अभी लगातार दूसरी बार हो रही है। क्योंकि सबसे 3 बहुत अहम बैठकें हैं, 3 बहुत अहम कमेटियां हैं जिन पर बात की जा सकती है, जिन पर ज़्यादा फोकस है। उनमें सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन, क्या संगठन में आमूलचूल परिवर्तन लाने होंगे जिसके बाद कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ना है। दूसरी यूथ एम्पावर, जो जिसकी बात लगातार की जा रही है, यूथ और वुमेन। और तीसरी है खेती और किसान। इन 3 कमेटियों पर विशेष तौर पर फोकस किया गया है। और चौथी बड़ी कमेटी के तौर पर हम बात कर सकते हैं इकोनॉमी की। लेकिन क्योंकि सरकार कांग्रेस पार्टी की नहीं है, एक सुझाव प्रपोजल दी जा सकते हैं। लेकिन जो 3 हैं, मोटे तौर पर हम बात करें तो आज संगठन की बैठक दूसरी बार हो रही है और अभी 8 बजे तक और चलेगी। तो कहा जा सकता है कि किस तरह से संगठन की मामूलचूल परिवर्तन की बातों के तहत अजय माकन ने जब ये कहा कि बिलो 50 को लेकर बात की जा रही है, परिवार में एक ही टिकट है, परिवार जो एक टिकट अगर किसी नेता के पास है तो दूसरा टिकट नहीं मिलेगा, एक को ही राजनीतिक तौर पर उस राजनीतिक विरासत में टिकट मिलेगा। तो ऐसे कुछ कड़े फैसले कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। और इसी कड़ी में ये सुनने में आया है कि रायबरेली से अगला चुनाव सोनिया गांधी नहीं लड़ेगी। इस तरह की चर्चाएं, इस तरह की बातें भी सामने आई है। वो खुद उदाहरण प्रस्तुत करेंगी कि वो जो प्रपोजल्स आए हैं नवाचार के तहत,
कांग्रेस कमेटी में बदलाव से जुड़े, उन बदलाव में वो खुद भी शामिल हैं और नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने की बात यहाँ पर की जा रही है। इसी से जुड़ा सवाल मेरा ये भी, क्योंकि कहते हैं कि देखिए परिवर्तन ही संसार का नियम है, पर जैसे जैसे वक्त बदला कई पार्टियों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और यही वजह कि शायद बीजेपी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, पर कांग्रेस ने वो परिवर्तन नहीं लाया अपने अंदर और यही वजह कि वो पिछड़ती चली गई। तो क्या आपको लगता है कि इस चिंतन शिविर के जरिए जिन परिवर्तनों की बात की जा रही है, चाहे महिलाओं को आगे करने की बात हो, यूथ को आगे करने की बात हो, वो धरातल पर नजर आएंगे? देखिए, अतीत को साथ रखना ज़रूरी है। अतीत कांग्रेस पार्टी का बहुत ही सुनहरा रहा है, ऐसे में अतीत को नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि अतीत से बहुत कम पार्टियां हैं। 1980 में बीजेपी का जन्म हुआ, अभी कुछ सालों पहले आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, और कांग्रेस के बाद या कांग्रेस से पुरानी पार्टी के तौर पर जो कहा जा सकता पूरी दुनिया में वो कॉमरेड्स थे। लेकिन फिर भी देश में अगर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर कांग्रेस रही, जिसका एक लंबा इतिहास आज़ादी से पहले का। और ये आप देख सकते हैं यहाँ जो कटआउट्स लगे हुए हैं पूरे इस चिंतन शिविर के इर्द गिर्द, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, भगत सिंह, आप एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अतीत को दिखाया जा रहा है। जो नई पीढ़ी कांग्रेस में आ रही है उसको ये बताया जा रहा है कि आपको अपना इतिहास नहीं भूलना, अतीत के झरोखे से आगे बढ़कर और कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करना है। तो अनुभव और युवा शक्ति दोनों का तालमेल होगा, तभी कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ सकती है। लेकिन वैचारिक तौर पर जो कांग्रेस की विचारधारा है उसको सशक्त बनाने की ज़रूरत है। ये बात कहने की ज़रूरत है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के 2 टुकड़े और बांग्लादेश का निर्माण कांग्रेस के राज में हुआ था। ये कहने की ज़रूरत है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कांग्रेस पार्टी ने किया था। ये कहने की ज़रूरत है कि देश में सर्वाधिक जो हाइड्रो पावर प्लांट्स है, बिजली है, परमाणु बम का सबसे पहले जो परीक्षण है वो कांग्रेस के राज। तो ये बहुत सारी बातें जो कांग्रेस के अतीत के तौर पर उनके साथ उनके सुनहरे उस दौर को जताती है। लेकिन ज़रूरत है आज कि अब आत्मचिंतन करना, मंथन कर रहा है कि कैसे बीजेपी का मुकाबला किया जाए। सबसे बड़ी बात है डिसिप्लिन, जो भारतीय जनता पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी बात कही जाती है। वहाँ अनुशासन, और उस अनुशासन के कारण ही बीजेपी एक सशक्त पार्टी के तौर पर है। और मदर्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, संघ परिवार जिसे कहा जाता है, वहाँ से जो वो विचार लेकर आते हैं उसको पूरी तरह आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस पार्टी में इस तरह का कोई मदर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन अतीत बहुत बड़ी चीज़ है। वो अतीत ही मदर ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है। और आज एक मदर की तरह कांग्रेस पार्टी के चिंतन शिविर को संबोधित किया था सोनिया गांधी ने। अशोक गहलोत ने अपनी बात रखी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने भी बात रखी, और सोनिया गांधी ने पूरा मर्म बताया कि आखिर चिंतन क्यों किया जा रहा है, इस नव संकल्प का अर्थ क्या है, और क्या कुछ यहाँ से लेकर जाना है, और क्या कुछ यहाँ से पूंजी जो एकत्रित की जानी है, जो अमृत निकलेगा, उस पर आगे काम करना और पार्टी को आगे बढ़ाना है। काम आसान नहीं है, लेकिन अगर पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता पूरी ईमानदारी से जुटेंगे, एकता से जुटेंगे, तो निश्चित तौर पर एक मजबूत शक्ति के तौर पर देश में राजनीतिक तौर पर कांग्रेस फिर खड़ी होगी और फिर से देश की सत्ता पर काबिज होगी। 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसको लेकर कांग्रेस को कड़ी तैयारी करनी है। और उदयपुर में अपने आप में जिस तरह का चिंतन मनन हो रहा है, निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ये गेट टुगेदर का कार्यक्रम नहीं है, ये एक तरह से विचारधारा के बीच का भी कार्यक्रम है। 2 विचारधाराएं साफ तौर पर अंदर दिख रही है। एक वो विचारधारा जिसने कांग्रेस पार्टी को उसके कहा जा सकता है विकास के साथ देखा, विकसित होते हुए देखा, और जो कांग्रेस पार्टी के अंदर रीढ़ की हड्डी की तरह नेता कहे जाते हैं। और एक वो विचारधारा जो यूथ है, जो युवा है, जो कांग्रेस के भविष्य कही जा सकती है, वो विचारधारा है। तो 2 विचारधाराओं का संगम इस वक्त होटल ताज अरावली पैलेस में अलग-अलग कोशिश और कवायद भी यही रहेगी कि हम अपनी जड़ों को ना भूलें, पर जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसके साथ के साथ आगे बढ़ा जाए, उनके साथ के साथ कांग्रेस पार्टी को और भी ज्यादा मजबूत किया जाए, क्योंकि युवा पीढ़ी ही आगे कांग्रेस पार्टी को और आगे बढ़ाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण कांग्रेस का ये नव संकल्प शिविर, पर सबसे बड़ा सवाल इसको लेकर यही उठ रहा है कि जो बातें की जा रही है, जो संकल्प लिए जा रहे हैं, क्या वो धरातल पर उतर पाएंगे? क्या आपसी अंदरूनी खींचतान खत्म हो पाएगी इस संकल्प शिविर के बाद? In this historic city with
such a glorious heritage has as its theme Nav Sankalp. It gives us an opportunity to discuss amongst ourselves the numerous challenges that the country is facing as a result of the policies of the BJP and of the RSS and its affiliates. By now, it has become abundantly and most painfully clear what Prime Minister Modi and his colleagues really mean by their frequently repeated slogan, maximum governance, minimum government. It means keeping the country in a state of permanent polarization, compelling people to live in a constant state of fear and insecurity. It means glorifying the killers of Mahatma Gandhi and their ideologues. It means the blatant undermining of the principles and provisions of our nation's constitution. It means turning a blind eye to continued atrocities across the country on weaker sections, especially Dalits, Adivasis, and women. It means using fear to make the bureaucracy, to make corporate India, to make civil society and sections of the media fall in line. It is imperative to sustain high economic growth, to provide adequate employment opportunities for the youth. We must generate revenues needed for the welfare programs and improve the standard of living. But the worsening environment on social illiberalism and bigotry shakes the very foundation of economic growth. हमारे लंबे और सुनहरे इतिहास में आज एक ऐसा समय आया है जब हमें अपनी निजी आकांक्षाओं को संगठन के हितों के अधीन रखना होगा। पार्टी ने हम सभी को बहुत कुछ दिया है। अब समय है कर्ज उतारने का। इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है लोकतंत्र। कुछ भी आरोप लगा दीजिए, कितनी संघर्ष कर रही जनता, इनको परवाह नहीं है। ऐसे फासिस्टी लोग धर्म के नाम पे काबिल हो गए देश के अंदर, जो आसान काम है। विचारधारा की लड़ाई अलग है, पर धर्म जाति ऐसी चीज़ है कि आप भड़का सकते हो, दंगे भी, हिंसा कर सकते हो। दंगों का सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी के छापों का आप देख रहे हो। इनके लोग दूध के धुले हुए हैं, कहीं छापा नहीं पड़ेगा इनकम टैक्स का, ईडी का, सीबीआई का। कितने लोग जेलों में बंद है, कोई सोच नहीं सकता, हमें मालूम ही नहीं है। नौजवान पीढ़ी के लोग आए हैं, वो अपने फ्यूचर को देख करके कांग्रेस की नीतियाँ, उसके कार्यक्रम के सिद्धांत जो महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के वक्त के हैं, अमेरिका के वक्त का संविधान है, दुनिया लोहा मानती है। आज देश कहाँ के कहाँ पहुँच गया आज़ादी के बाद में 70 साल के अंदर। इनको शर्म ही नहीं आती कहते हुए कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। इतनी बेशर्मी से बोलते हैं, पूरा देश सुन रहा है। मुझे उम्मीद है कि 3 दिन तक गहराई के साथ में, काफ़ी टाइम दिया गया डिस्कशन का, हम बैठेंगे, बातचीत करेंगे और जो फैसले होंगे वो हम सब के लिए एक नए संकल्प के साथ में हम आगे बढ़ेंगे और तमाम कार्यकर्ताओं तक बात पहुंचाएंगे, तमाम देश की जनता तक, जनमानस तक हमारी भावना क्या है वो पहुंचाने में हम लोग कामयाब होंगे। तो निराला कहते हैं कि रोक टोक से कभी नहीं रुकती है, यौवन मद की बाढ़ नदी की किसे देख झुकती है, गरज गरज वो क्या कहती है कहने दो, अपनी इच्छा से प्रबल वेग से बहने दो। तो कहते हैं कि नौजवान
क्या नहीं कर सकते, तख्तो ताज पलट सकते हैं, इनकलाब ला सकते हैं, हवाओं का रुख बदल सकते हैं। और जब चुनाव आता है तो सबसे ज्यादा सब्ज बाग नौजवानों को ही दिखाए जाते हैं। इस कमेटी के सदस्यों ने चिंतन में सबसे पहले चरण में देश के युवाओं के सामने जो समस्या है उसका जिक्र किया है। अभी टी ब्रेक है, उसके बाद हम उस चर्चा को, उस चिंतन को आगे बढ़ाते हुए समस्या के समाधानों के अंत तक पहुंचेंगे और यहां से एक समाधान देश के करोड़ों बेरोजगार युवाओं के लिए लेकर निकलेंगे। कमेटी की चर्चा में सामने आया कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा आज देश के करोड़ों युवाओं के सामने अगर सबसे पहला अगर मुद्दा है जो चिंतन करने की हमें आवश्यकता आज महसूस हुई, वो बेरोजगारी है। क्योंकि बेरोजगारी बर्बादी साबित हो रही है इस देश के युवाओं के लिए। मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि पिछले 2 सालों में उत्तर प्रदेश के अंदर 17 परीक्षाएं रद्द कर दी गई, कैंसिल कर दी गई। पहले तो सरकारी नौकरी नहीं, फिर भी कुछ मौका आए तो पेपर लीक हो जाते हैं, और अगर परीक्षा दे दी तो सालों साल लोग इंतजार करते हैं कि हमारा रिजल्ट कब घोषित होगा। बड़े दुख की बात है कि रेलवे ग्रुप डी के 1.25 करोड़ नौजवान 2 साल से अपने परिणामों का इंतजार कर रहे हैं कि हमारी परीक्षा का परिणाम आए तो हमें रोजगार मिल सके। और ये पेपर लीक कौन करता है? ये पेपर लीक करते हैं अधिकारी, शासन प्रशासन के लोग। चंद पैसों के लिए युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। जब भी उत्तर प्रदेश में पेपर लीक की कोई समस्या आई, युवाओं से संबंधित, बेरोजगारी से संबंधित कोई समस्या आई, तो आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने उनकी आवाज को उठाया। और कांग्रेस पार्टी ये संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है कि हमारे जहां पर भी सरकारें हैं, हम जहां पर भी शासन कर रहे हैं, वहां पर ऐसी समस्याएं ना हो, और यदि होती हैं तो जो भी लोग पेपर लीक मामले में लिप्त हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। Do we want an India where education prompts the youth to work towards the dream Mahatma Gandhi dreamt of, or that Nathuram Godse killed for? Do we want an India where scientific temper is the basis of education, respecting tradition, what Nehru envisaged, or which has ignorance of science as a basis of education? Do we want an India where schools, colleges and universities are turned into places of where communal harmony is spread, or to a place which ignites hate speeches and communal riots, and how this communal disharmony exists? In Chintan Shivir, we are discussing, deliberating on all these issues, and Indian National Congress wants an education system where the youth is self-reliant and how they can be constructive and how they are equipped to face the future challenges. We want an education system where the youth will be faced with scientific temper, and also where the most important thing of facilitating India to remain as a tolerant and a place of tranquility.